कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। माना हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से मिलकर बना है। ये बिंदु A और बिंदु B, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है। इनका मध्य बिंदु O है। अब स्वाभाविक है, अगर मध्य बिंदु O है तो ये दूरी l हो जाएगी। A से O के बीच की दूरी l हो जाएगी और फिर आपका O से B के बीच की दूरी l हो जाएगी। अब निरक्षीय रेखा पर हमें निकालना है, तो हम जाने निरक्षीय रेखा क्या होता है। अगर इसी अक्ष में हो तो अक्षीय, अगर निरक्षीय देखें क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से एक लंबार्धक खींच दिया जाए। मान लीजिए इसके मध्य बिंदु से हमने एक लंबार्धक खींच दिया और वह लंबार्धक P है। ये इसकी क्या हुई, निरक्षीय रेखा हुई। तो निरक्षीय रेखा पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। तो इसको इससे मिला दें। +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी क्या होगी, तो ये निकालने के लिए हम मानेंगे कि यहाँ पर हमने कल्पना कर लिया कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है। अब वो भी +Q0 टेस्ट चार्ज है, ये भी +q है। तो इसका पर जो भी बल लगेगा वो आपका वैद्युत बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। जो भी वैद्युत बल लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। और हम जानते हैं कि आपकी जिस दिशा में वैद्युत बल लगता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी कार्य करता है। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, EB। मान लिया वैद्युत क्षेत्र EB इस दिशा में हो जाएगा। अब फिर दूसरा देखें, -q आवेश के कारण। -q आवेश के कारण दोबारा हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें मानना होगा कि हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, Q0 है। अब जो +Q0 टेस्ट चार्ज के कारण -q आवेश पर जो बल लगेगा वो बल आपका क्या होगा, आकर्षण बल। अब यहाँ +Q0 होगा और यहाँ क्या होगा, -q। तो जो बल लगेगा वो हमारा बल होगा आकर्षण बल। और जब आकर्षण बल होगा तो इस दिशा में लगेगा। तो जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA हमारी इस दिशा में हो जाएगी। ये हमारा क्या हुआ, EA। अब हम देख लें कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो मान लीजिए हमारा जो कोण बना है ये एक समकोण त्रिभुज बना है। ये जो त्रिभुज बना है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये बिंदु P है और ये बिंदु O है और ये बिंदु हमारा क्या है, B है। बिंदु O से B के बीच की दूरी हम जान रहे हैं l है और ये दूरी हमने मान लिया कि O से r मीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित है। O से r मीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो ये दूरी हमारी क्या है, r है। अब हमें ये दूरी निकालनी है तो हम जान रहे हैं ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मीन्स एक कोण आपका क्या है, 90 अंश का है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो हम कर दें यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, PB, यानी PB का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर और धन l स्क्वायर। यहाँ पे लंब हमारा क्या है, r, तो r का स्क्वायर और धन l का स्क्वायर। तो PB स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हमें मिल गया r स्क्वायर धन l स्क्वायर। अब हम अगर E1 निकालें या EB निकालें, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
1/4πε0 Q/PB²। इनके बीच की दूरी क्या? PB। तो PB² यानी EB बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0। PB का मान कितना? PB का मान हम लोग निकाले R² + L²। तो इसके जगह पर लिख दें Q/R² + L²। अब ऐसे हम निकाल लें -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जान रहे हैं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी है? EA है। अब EA बराबर हमारा क्या हो जाएगा? वही 1/4πε0 Q/, ये दूरी आपकी हो जाएगी PA²। अब दोबारा अगर हम PA² निकालें तो इसे इस तरह से कर लें, इस वाले कोण की बात कर लें तो ये भी 90 अंश है। ये दूरी हमें पता है कितनी L है और ये दूरी R ही है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है? PA का मान। फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो PA² बराबर हमारा क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना? R² धन L²। यानी PA² बराबर भी हमें मिल गया R² धन L²। यानी EA बराबर मिला 1/4πε0 Q/R² धन L²। अब अगर हम देखें तो इनकी परिणामी तीव्रता EB और EA की परिणामी तीव्रता निकालने के लिए ये दो कंपोनेंटों में डिवाइड होगा, दो घटकों में वियोजित होगा। दो घटक कौन से? एक आपके होंगे ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा आपका होगा क्षैतिज घटक। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो आप जान ही रहे हैं। क्षैतिज मीन्स उसी दिशा में हो, ये आपका क्षैतिज घटक और ये आपका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक। इसे दो कंपोनेंट बोलते हैं। एक को आप बोलते हैं वर्टिकल, ऊपर वाले ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल और दूसरे वाले को आप क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ये दो कंपोनेंटों में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका होगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ का अगर ये एंगल थीटा है तो ये कोण भी आपका क्या होगा? थीटा होगा। अब EB दो घटकों में, EB भी आपका दो घटकों में वियोजित होगा। अब दो घटक, एक आपका हो जाएगा क्षैतिज घटक और दूसरा क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये आपका हो जाएगा क्षैतिज घटक EB sin थीटा। अब देखिए ये थीटा sin थीटा कैसे होगा? यहाँ पे जहाँ थीटा का मान बढ़े, यहाँ देखो थीटा का मान क्या होगा? इस तरफ जब जाएगा तो थीटा का मान बढ़ेगा और यहाँ पे थीटा का मान कम हो रहा है। तो जब थीटा का मान बढ़े तो साइन थीटा, या ऐसा भी आप कह सकते हैं जब ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और इस वाले की बात अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाला आपका जब टूटेगा तो इसी पे टूटेगा। तो ये आपका हो जाएगा EB cos थीटा। ये वाला आपका हो जाएगा EB cos थीटा। इधर समझें विस्तार से अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है। ये हमारा है इन दोनों का हम बात कर रहे हैं, इस वाले का। ये कोण हमारा क्या है? थीटा। तो ये दो कंपोनेंटों में डिवाइड हुआ। एक आपका ऊर्ध्वाधर हुआ ये वाला और दूसरा हमारा क्या हुआ? क्षैतिज। एक आपका क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। तो जब ये थीटा हुआ तो हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारा है ये है EB sin थीटा। और फिर आपका एक हो जाएगा क्या? EB cos थीटा। इधर देखो साइन का मान कम, इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो थीटा कम मीन्स आपका कास और जब ज़्यादा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन। अब इस वाले को देखें, ये वाला भी आपका, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। अब जब ये थीटा आप पढ़े होंगे कि अगर
दो रेखाएं ऐसे काट रही हैं तो ये कोण अगर थीटा होता है तो ये कोण भी आपका क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो जब ये वाला कोण हमारा थीटा है तो ये भी इसका एकांतर कोण है, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ये थीटा हुआ तो ये भी दो कंपोनेंटों में वियोजित होगा, एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा आपका क्या होगा, क्षैतिज घटक। अब इसका एक घटक इस तरफ हो जाएगा तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ये वाला घटक हो जाएगा ई साइन थीटा और दूसरा घटक आपका इसी दिशा में होगा तो वो हमारा हो जाएगा आपका क्या, इसी दिशा में वो घटक बनेगा तो वो हमारा हो जाएगा ई बी कास थीटा। अब जब ये दोनों ई ए का साइन थीटा और ई बी कास थीटा, हम जान रहे हैं कि ई बी का मान हमारा जो आया है वो ई बी का मान आया है 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ई ए का परिमाण बराबर है किसके, ई बी के परिमाण के, और ये दोनों बराबर हैं किसके, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के। यानी ई ए भी आपका बराबर है, ई ए बराबर है ई बी के, और ये कितना आया है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ये देखो ये एक इस दिशा में है और दूसरा दूसरी दिशा में है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो इनके जो क्षैतिज घटक होंगे या आप ऐसे लिख लें कि ई ए, ऊपर से लिख लें ई बी साइन थीटा व ई ए साइन थीटा समान व विपरीत दिशाओं में। अतः ये आपस में निरस्त हो जाएंगे। अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा ई बी कास थीटा और ई ए कास थीटा। ई बी कास थीटा और ई ए कास थीटा एक ही दिशा में है तो इनकी परिणामी तीव्रता ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई बी कास थीटा और धन ई ए कास थीटा। अब यहाँ से ई बराबर अगर हम निकालें तो ई बी कास थीटा ई ए कास थीटा, ई बी का मान हमारे पास पता है कितना, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसका मान ई ए का मान पता है, ई ए का मान भी हमें पता है 1/4πε0, हाँ कास थीटा आपका होगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कास थीटा। अब यहाँ से ई बराबर अगर निकालें तो देखो 1/4πε0 सब जगह दोनों एक ही चीज़ें लिखी हैं तो यहाँ से अगर आप चाहें वैसे तो जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से ना समझ पाएँ तो 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कामन ले लें तो यहाँ क्या बचा, कास थीटा और प्लस कास थीटा। अब कास थीटा और कास थीटा आपका क्या हो जाएगा, 2 कास थीटा। तो 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और आपका क्या हुआ 2 कास थीटा। अब यहाँ पे हमें कास थीटा का मान निकालना होगा। तो किसी एक त्रिभुज में चूंकि दोनों की दूरियाँ इतनी यल है और ये आर है, इसके लिए भी यल है और इसके लिए भी आर है, तो दोनों के लिए कास थीटा का मान बराबर होगा, इसीलिए जोड़ लिए। तो अब हम कास थीटा का मान निकाल लें। कास थीटा का मान निकालने के लिए ये एंगल हमारी थीटा है और ये 90 अंश है, ये हमें पता है, ये वाला कोण आर है और ये वाला कोण क्या है, यल है। ये बिंदु ओ है और ये बिंदु हमारा बी है, ये बिंदु हमारा क्या है, पी है। तो हमें निकालना क्या है, कास थीटा। कास थीटा बराबर हमें फार्मूला पता होता है कि कास थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है क्या, आधार बटे कर्ण। हम लोग सूत्र जानते हैं कि कास थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है आधार बटे
कर्ण। अब यहाँ पे आधार पता है और लंब पता है तो कर्ण हम आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण हम लोगों का हो जाएगा क्या, अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण यहाँ हमारा हो जाएगा भाई लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब कितना, आर का स्क्वायर धन यल का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना मिलेगा, तो कर्ण बराबर रूट में हो जाएगा। तो कर्ण हमें मिल जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी कास थीटा बराबर हमें मिल गया। आधार हमारा कितना है यल और कर्ण हमारा क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी कास थीटा का मान हमें मिल गया यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ लाके कास थीटा का मान रख दें तो ई बराबर हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इंटू 2 यल अपान आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब अगर कोई चीज़ रूट में लिखी होती है तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट का मतलब इसका पूरे का घात कितना 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का घात आप लिख सकते हो 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं, यानी ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू 2l अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 1/2। अब हम देखें तो ये हमारा यहाँ पे आधार बराबर है, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है और यहाँ भी आधार आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब घात 1 है और यहाँ पे घात 1/2 है, तो 1 और 1/2 जब जुड़ता है तो आपका 1.5 हो जाता है। 1.5 मीन्स आपका कितना 3/2। तो 1 धन 1/2 जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा हुआ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये क्या हुआ 2QL बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 3/2। कैसे 3/2 हुआ एक बार देख लें। ये हमारा लिखा है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यल स्क्वायर गुणे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मीन्स घात आपका क्या लिखा है 1। और हम जान रहे हैं कि जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है। जैसे यक्स गुणे यक्स आप पढ़ते थे तो इसे कह देते थे यक्स स्क्वायर। कैसे कहते थे यक्स स्क्वायर, वही आपका रूल था कि यहाँ भी x के घात 1 है और यहाँ भी x के घात 1 है, यानी आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगे। तो 1 और 1 जुड़ा हो तो कितना हो गया x के घाते 2 मीन्स यक्स स्क्वायर। ऐसे जब आप कहते थे यक्स स्क्वायर गुणे यक्स तो कह देते थे x के घाते 3। कैसे, यहाँ पे घात 1 और यहाँ पे घात 2, तो 2 1 जुड़े तो कितने हो गए x के घाते 3। वही पूरी प्रोसेस यहाँ भी। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 1 और धन 1/2। अब जिन लोगों ने परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव पढ़ा है वह आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा। तो ये 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा और ये आपका 2 धन 1 यानी 3/2। तो हम लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 3/2। वही हमने लिख लिया है कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 3/2। मैथ वाले तो हमारे जान जाते हैं लेकिन जो बायो वाले हैं उन्हें थोड़ी समस्या होती है, तो वो भी जान लें कि कैसे ये हुआ। ये हमारा हुआ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 3/2। अब हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम लोग जानते थे। कहते थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि उनमें से वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक आवेश यानी P बराबर वहाँ क्या होता था 2QL। तो हमें पता है P बराबर क्या होता है 2QL। तो ये हम यूज कर लें तो जहाँ पे 2QL लिखा है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P। तो E बराबर हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL के जगह पे क्या लिख दें P बटे
r² प्लस l² के घाते 3/2। अब देखो हम कंपैरिजन कर लें कि जो हमारा r और l में, तो r l की अपेक्षा बहुत छोटा है। जो हमारा r है, जो हमारा l है वो r की अपेक्षा बहुत छोटा है। यानी हम पहलवेस कहते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को लेते हैं तो उनके बीच की दूरी बहुत कम रखते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव ही तो है। अब इसमें भी क्या किया गया कि इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक आपका हुआ मध्य बिंदु लिया गया तो 2 बराबर भागों में बटा। अब 2 बराबर भागों में वैसे सूक्ष्म था और फिर ये क्या हुआ और सूक्ष्म हुआ। तो r की तुलना में आपका l क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए l को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लिख लें, चूंकि r की तुलना में l बहुत सूक्ष्म है, अतः l को नगण्य मान लेते हैं। हम लोगों ने कक्षा 9 में कोई चीज़ें आपका एक तरफ लिखा हो कि मान लीजिए एक तरफ लिखा है 10 और दूसरी तरफ लिखा है 0.1, तो 0.1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे, 10 वाले मान को लेते थे। तो यही हमारी स्थिति यहाँ भी है। मान लीजिए ये 10 लिखा है और 10.1 लिखा है तो इसे 10 ही पढ़ते हैं, या 0.9 लिखा है तो उसे भी क्या कर देते थे, लगभग 10 पढ़ लेते थे। तो यही यहाँ भी है, जो r है वो बड़ा है और l लगभग बहुत छोटा है, तो l को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब l को यहाँ से क्या करें, हटा दें। तो जब l हट जाएगा तो हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान, अब ये आपका ख़त्म हुआ l, तो r² के घाते 3/2। अब इस 2 से ये 2 कट गया तो E बराबर हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r के घाते 3। यानी E बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r³ न्यूटन प्रति कूलाम। और इनकी जो दिशा होगी वो इनकी दिशा आपकी किधर से होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ऋण आवेश की ओर। इनकी जो दिशा होगी वो हमारी क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। एक बार फिर से देखें, हम लोगों को क्या निकालना था कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो 2 विपरीत प्रकार के आवेश -q और +q से मिलकर बना है। अब हम क्या करें कि इसकी पहले निरक्षीय स्थिति जान लें। तो हमने लिया क्या कि एक इसका मध्य बिंदु ले लिया O, और O से एक लंबार्धक खींच लिया। वो लंबार्धक पे एक बिंदु हमने मान लिया क्या है, बिंदु P है। यही इसकी क्या हुई, निरक्षीय स्थिति हुई। जब ये निरक्षीय स्थित बिंदु P है तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने कहा था कि कोई हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज ले जाएंगे। एक किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश लेके जाते हैं। तो हमने मान लिया कि बिंदु P पर जो हमारा टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश है वो Q0 है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला
जो आपका वैद्युत बल होगा वो वैद्युत बल ये भी आपका प्लस और प्लस Q0 भी आपका प्लस। तो प्लस प्लस हम जानते हैं विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो बल की दिशा आपकी क्या होगी, इस तरफ होगी। अब जिस तरफ बल की दिशा होती है उसी तरफ वैद्युत क्षेत्र भी काम करता है। तो बल की दिशा अगर इस तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र हमारा EB हुआ प्लस Q आवेश के कारण। अब माइनस Q आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे फिर दोबारा बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। कल्पना कर लिए कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है जो प्लस Q0 है। अब अगर वो प्लस Q0 है, ये माइनस है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। अब वो अट्रैक्टिव फोर्स किस तरफ काम करेगा, अंदर की तरफ। भाई आकर्षण बल होगा तो इस तरफ होगा, यानी माइनस। अब अगर इस तरफ बल लग रहा है, वैद्युत बल इस तरफ कार्य कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी तो हमने मान लिया ये हमारा क्या है, EA। अब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए, और दोनों की परिणामी तीव्रता जब हम निकाले तो E बराबर हमें मिल गया 1/4πε0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। और जो इनका दिशा है, इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ है, और जब हम अक्षीय स्थिति में देखे थे तो उसकी दिशा किधर थी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर।